नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विज़न। जो हम क्लास ले रहे हैं वो है राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर कल हमने बात की थी कॉइन्स के बारे में। जो अब हम पढ़ रहे थे वो सोर्सेस पढ़ रहे थे और सोर्सेस के अंदर था कॉइन्स। तो कॉइन्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो कॉइन्स हैं उनको उनकी जो स्टडी है उस स्टडी को क्या कहते हैं। कॉइन्स की स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। अब ये जो न्यूमिस्मेटिक्स है इसको आधार बनाया किसने, कि हर तरीके से जैसे हमने लिखा इंस्क्रिप्शन को आधार बनाने वाला आदमी कौन था, आर्कियोलॉजी को बेस जिसने हिस्ट्री का बनाया वो कौन था। इसी तरह से कुछ हिस्टोरियन ऐसे थे जिन्होंने इनको अपना बेस बनाया और इनको बेस बना करके और उन्होंने लिखा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे जो न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर जब कॉइन्स को पढ़ा जाने लगा तो जो ओल्डेस्ट कॉइन मिले इसके अंदर, ओल्डेस्ट कॉइन जो मिले वो कॉइन्स थे पंचमार्क। जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो ओल्डेस्ट कॉइन माने जाते हैं। और ये जो ओल्डेस्ट कॉइन थे इनका नामकरण किसने किया, यही कहा जाता था भाई पुराने सिक्के हैं ओल्डेस्ट कॉइन्स हैं, है ना। ये चांदी वाला पुराना सिक्का है, ये तांबे वाला सिक्का है। लेकिन जो सबसे पुराने कॉइन्स जो पंचमार्क कॉइन्स हमें मिले उनका नामकरण करने वाला आदमी था जॉन प्रिंसेप। इनका नॉमिनेशन किसने किया, जॉन प्रिंसेप। Who nominated the पंचमार्क कॉइन्स, नाम था जॉन प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ये जॉन और जेम्स का बड़ा चक्कर है अंग्रेजों के अंदर, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप नाम का आदमी था। 1835 के अंदर इसने नॉमिनेशन कर दिया। 1835 के अंदर इसने नॉमिनेट कर दिया कि ये जो पंचमार्क कॉइन्स हैं इनको किस नाम से बुलाएंगे। इसने कहा जी इनको आहत कॉइन्स के नाम से हम बुलाएंगे। तो इन कॉइन्स को क्या कहा गया, इनको कहा गया आहत कॉइन्स। और ये कॉइन्स जो हैं इनके ऊपर सिर्फ पोर्ट्रेट या इमेजेस हम कह सकते हैं हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, पोर्ट्रेट्स और इमेजेस। ये इमेजेस किसकी हुआ करती थी, ये नेचुरल इमेजेस हुआ करती थी। नेचुरल थिंग्स जो होती है, नेचुरल थिंग्स के अंदर क्या आ गया, ट्री आ गया, एनिमल्स आ गई, है ना, किंग आ गया। तो ये जो चीजें हुआ करती थी नेचुरल थिंग्स जिनके अंदर आपके ट्रीज, एनिमल्स और किंग्स, इनकी इमेजेस इनके ऊपर बनी होती थी। तो इनका जो सीधा सीधा नाम है वो रहा पंचमार्क कॉइन्स। और ये नाम पंचमार्क कॉइन्स को ये आहत नाम किसने दिया, ये देने वाला आदमी था जेम्स प्रिंसेप। और दिया कब इसने दिया 1835 के अंदर। लेकिन ये तो यहां तक, इसके ऊपर हमें कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी। लेकिन जो पहले हमें डॉक्यूमेंटेड कॉइन मिले, यानी जिनके ऊपर एक रिटर्न स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ये जो डॉक्यूमेंटेड कॉइन्स हैं ये कॉइन्स हैं हमारे इंडो ग्रीक कॉइन्स। और इंडो ग्रीक कॉइन्स जो होते हैं ये गोल्ड के थे। जो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंटेड इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले वो किस चीज के बने हुए थे, वो बने हुए थे गोल्ड के। अब ये तो है कि जेम्स प्रिंसेप ने इनको नाम दे दिया, गोल्ड के कॉइन थे। लेकिन ऐसे शख्स कौन थे जिन्होंने इनको इंडियन हिस्ट्री का बेस बनाया। इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने कॉइन्स के ऊपर बेस्ड करके लिखा कि ये कॉइन इसका है तो इस समय ऐसी परंपरा रही होगी, ऐसा। इस तरह से आइडियोलॉजी, जो कॉइन्स के आधार पे जो आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले हिस्टोरियंस थे, उनके अंदर एक नाम आता है डीडी कोशाम्बी। इंडिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति था, एक इसके साथ में रहा रैप्सन। डीडी कोशाम्बी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो जो कॉइन्स को बेस्ड करने वाले हिस्टोरियंस थे वो थे डीडी कोशाम्बी और रैप्सन। इन्होंने किसको बेस बनाया, कॉइन्स को। और कॉइन्स के हिसाब से किस चीज का इन्होंने पता लगाया, ये भी तो जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीज इन्होंने पता लगा ली भाई कॉइन्स के हिसाब से। तो इन्होंने एक तो लाइनेज, एक इन्होंने पता लगाया प्रोस्पेरिटी, कौन सी सिविलाइजेशन के अंदर किस तरह के कॉइन्स मिले हैं, किसके कॉइन्स जो है वो ज्यादा
कीमती रहे होंगे, इस तरह के अनुमान इन्होंने, प्रोस्पेरिटी जो खुशहाली, कौन ज़्यादा समृद्ध था उसका इन्होंने आइडिया लगा लिया। और क्या आ गया इसके अंदर, एक आ गया रिलीजियस। रिलीजियस का कैसे पता लगाया, जैसे हमने कहा जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनके ऊपर क्या हुआ करते थे, पोर्ट्रेट और इमेजेस हुआ करती थी। तो पोर्ट्रेट और इमेजेस के हिसाब से इन्होंने ये पता लगाया कि कौन से देवता को या कौन से महापुरुष को वो लोग मानते होंगे, है ना। और किंग जो है, किंग की पोस्ट क्या रही होगी, इंपॉर्टेंस क्या रहा होगा, इस तरह से इन्होंने पता लगा लिया। और पंचमार्क कॉइन्स मिलते कहाँ हैं, तो अपने राजस्थान के अंदर, अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, तो जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो मिले हैं रेंड के अंदर, टोंक, मतलब मिले तो बहुत जगह है पर यहाँ से मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉइन्स मिले हैं। कॉइन्स का नंबर है 3075। इतने कॉइन्स आपको रेंड के अंदर मिले हैं। और ये कॉइन्स जो हैं ये है किस चीज़ के बने हुए, ये हैं सिल्वर पंचमार्क्स। कैसे हैं, यानी चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं, सिल्वर पंचमार्क्स हैं। और इनको जो नाम है वो धरन या पन, ये नाम इनको दिया गया है, धरन या पन। कौन से कॉइन्स को, जो रेंड के अंदर मिले हैं। रेंड कहां पर है, टोंक में। 3075 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, 3075 सिक्के यहां पर मिले हैं। इसके बाद में एक जो कॉइन्स की कैटेगरी है गण मुद्राज, क्या कहा गया इनको, गण मुद्राज। क्यों, क्योंकि ये कई गणतंत्र थे उनकी थी, जिसके अंदर आपका आता है मालवाज, मित्राज। कौन कौन सा आता है, मालवाज आता है, मित्राज आता है और इंडोसेनियन, हिंदी में इंडोसेनियन लिखते हैं, इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखेंगे एंडोसेंशन। ये एक कॉइन्स की क्वालिटी हुआ करती थी, गण मुद्राज कहा गया, मालवाज, मित्राज और इंडोसेनियन, इस तरह के जो कॉइन है। अब इन कॉइन्स की खासियत क्या रही कि इन कॉइन के ऊपर आपको एक तो रिटर्न में मिलता है, क्या मिलता है, मालवाना जे। मालवों के जो कॉइन थे इंडोसेनियन, ये मित्राज और इंडोसेनियन जो गण मुद्राज हैं, उनके ऊपर एक तो आपको जो मिलता है डिस्क्रिप्शन, वो ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर मालवाना जय लिखा हुआ है और बोधि वृक्ष। जो इमेजेस मिलती है कॉइन्स के ऊपर, वो इमेज आपको मिलती है बोधि वृक्ष की इमेज वहां पर आपको मिल जाएगी, लॉयन की मिल जाती है, नंदी की मिल जाती है, इस तरह की इमेजेस आपको मिलती है, बोधि वृक्ष, लॉयन और नंदी। ये इमेजेस आपको कहां पर मिलती है, ये इमेजेस आपको मिलती है जो गण मुद्राज हैं, यानी मालवाज, मित्राज और इंडोसेनियन जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर आपको मिलती है। अब किंग बेस्ड कि ऐसे भी कॉइन्स होते हैं जिनसे हमें किंग का पता चल जाता है, ये कौन से किंग का रहा होगा। तो इस तरह के जो कॉइन्स हैं जिनसे हम किंग को आइडेंटिफाई कर लें, सबसे जो ओल्ड कॉइन हमें मिले हैं वो है कुशाणिक कॉइन्स, यानी जो कुशाण रूलर्स हुआ करते थे उनके कॉइन्स हमें मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, रंगमहल से, हन्नारीड ने निकाले थे, रंगमहल से निकाले। कितने निकाल दिए इसने, 105। ये जो है कुशाण पीरियड के जो 105 कॉइन्स हमें मिले, कहाँ से मिले हैं ये हमें मिले हैं रंगमहल से। ठीक है, इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये कुशाण किंग्स के कॉइन्स हैं। और इन कॉइन्स को नाम क्या दिया गया, कोई भी चीज़ जो निकलती है उसको कोई ना कोई नामकरण दिया जाता है। तो ये जो करेंसी है कुशाणों की, इसको जो नेम दिया गया वो नेम है मोरंडा, क्योंकि नेम हमेशा एक सा रहता है, चाहे कोई सी में आप लैंग्वेज में चले जाओ, नेम को वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। अब कुछ रिटन जो कॉइन्स है उन पे लिखा हुआ है कुंभलमेरु, कुंभकर्ण, उपधनी। ये जो रिटन कॉइन्स हैं ये हैं कुंभा के टाइम के। किसके टाइम के, कुंभा। कुंभा कहाँ का रूलर था आपको पता है, सबने पढ़ रखा है कुंभा को, मेवाड़। तो जो कुंभा के कॉइन्स हैं मेवाड़ के, उनके ऊपर कुंभलमेरु, कुंभकर्ण और उपधनी, ये सारी की सारी चीजें उसके ऊपर लिखी हुई है। अब ये है कि अकबर, ये तो चित्तौड़ के अंदर मेवाड़,
कुंभा। लेकिन जब अकबर ने कंक्वायर कर लिया चित्तौड़ को, जब अकबर ने चित्तौड़ को कंक्वायर किया तो फिर कोई भी वहां पे करेंसी पुरानी नहीं रहने देगा, वो अपनी करेंसी लेके आएगा, है ना। तो उसके बाद में अकबर भी वहां पर अपनी करेंसी लेकर के आया। चलो इसको एक बार इरेज करते हैं। इसके बाद में जब अकबर ने चित्तौड़ को कंक्वायर कर लिया, आफ्टर द पीरियड अकबर कंक्वायर्ड चित्तौड़, तो अकबर यहां पर कौन से कॉइन लेकर के आया कंक्वायर करने के बाद में? अकबर यहां पर लेकर के आया था सिक्का एलची, या इसको ये भी लिखते हैं मुगल सिक्का एलची। तो मुगल सिक्का एलची जो है वो चित्तौड़ के अंदर किसका था? ये अकबर की करेंसी थी जो उसने चित्तौड़ को कंक्वायर करने के बाद वहां पर इंट्रोड्यूस कर दी। इसके बाद में और वहां पे जो करेंसी रही वो चित्तौड़ से आया, चित्तौड़ी भीलवाड़ा से आया, भिलाड़ी, और उदयपुर से आ गया उदयपुरी या उदयशाही भी इसको लिखा जाता है। ये करेंसी वहां पर आ गई। इसके बाद में चौहान रूलर्स के कॉइन्स जो है उनकी खासियत क्या है? क्योंकि हर रूलर के अपने अपने कॉइन्स होते थे, तो जो चौहान रूलर्स हैं इनके कॉइन्स की स्पेशलिटी ये रही कि इनके ऊपर जो प्रिंट्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो अश्वारोही और गजारोही, यानी मैन ऑन हॉर्स और मैन ऑन एलिफेंट, अश्वारोही गजारोही, ये मार्क्स किसके थे? अश्वारोही और गजारोही, ये मार्क्स रहे आपके चौहान रूलर्स के। इसके बाद में कुषाण, इसके बाद में आते हैं कुषाण रूलर्स। तो कुषाण रूलर्स के ऊपर क्या था? शिवा, लॉर्ड शिवा। कुषाण रूलर्स के कॉइन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इनके ऊपर जो मिला है हमें लॉर्ड शिवा विद ट्राइडेंट, ये वही है कुषाणिक कॉइन्स जो हमें रंगमहल से, अभी हमने बात की रंगमहल से 105 कॉइन्स मिले हैं, लॉर्ड शिवा विद ट्राइडेंट और बुद्धा, इनके प्रिंट्स मिले हैं, इनकी इमेजेस मिली है लॉर्ड शिवा की और बुद्धा की। किसके कॉइन्स के ऊपर? ये जो अपने कॉइन्स मिले हैं कुषाणों वाले रंगमहल के अंदर, कुषाणिक कॉइन्स कहा जाता है जिनको, वहां पर लॉर्ड शिवा विद ट्राइडेंट और बुद्धा आपको मिलता है। इसके बाद में आता है अपना प्रतिहार रूलर्स। ये जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं इनके कॉइन्स के प्रिंट्स हैं प्रतिहाराज। जो प्रतिहार हैं इनके वराह अवतार, वराह अवतार, वराह जंगली सुअर को कहा जाता है, जंगली सुअर के रूप में को जो गॉड का अवतार है वराह अवतार, उसकी जो प्रिंट्स हैं वो प्रतिहारा के जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर आपको मिल जाती है। इसके बाद में जहांगीर, जहांगीर की बात करें, एक स्पेशल कॉइन है जहांगीर का जो एक इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने एक कॉइन चलाया था विद 12 जोडियक साइंस, जो आज हम पढ़ते हैं राशिफल, वो सारे के सारे राशिफल उनके ऊपर अंकित हैं। किसके कॉइन्स हैं ये जहांगीर के कॉइन्स हैं। यानी 12 जोडियक साइंस जो हैं किसके कॉइन्स के ऊपर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो है जहांगीर के समय के जो मुगल हैं उनके ऊपर। और इसके बाद में जो बाकी के मुगल हैं, ये तो जहांगीर की स्पेशलिटी है, बाकी जो मुगल कॉइन्स हैं उनके ऊपर स्पेशल साइन जो हुआ करते थे वो या तो टॉरस था या अश्वरोही यानी हॉर्स राइडर, है ना। तो इस तरीके से ये इनके मान के सिक्का एलची, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, ये अकबर ने कंक्वायर्ड किया चित्तौड़, उसके बाद शुरू किया। चौहान रूलर्स जो है उनके जो है अश्वारोही और गजारोही, ये उनके
मार्क्स रहे हैं। कुषाण के ऊपर लॉर्ड शिवा विद ट्राइडेंट और बुद्धा है। प्रतिहारा वरा अवतार, जहांगीर 12 जोडियक साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के जो कॉइन्स है उसके ऊपर 12 जोडियक साइंस पाए जाते हैं। और बाकी जो भी है मुगल, उनके अंदर टॉरस और अश्वारोही, ये थे इनके मार्क्स। ठीक है, इसके बाद में जब आ गया ब्रिटिश रूल, आगे ये जो मुगल है, मुगलों के बाद में ब्रिटिश शुरू हो जाता है। जब ब्रिटिश रूल आ गया तो ब्रिटिश रूल के अंदर एक करेंसी जो थी वो चलने लगी, कलदार रूपी। हिंदी में कहते हैं कलदार रुपया। कलदार रूपी जो है ब्रिटिश रूल के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली करेंसी कौन सी थी इंडिया के अंदर इनिशियली? वो थी कलदार रूपी। एक इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट गोल्ड करेंसी कहाँ पे मिली है? ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मोस्टली सिल्वर की है, लेकिन लार्जेस्ट गोल्ड करेंसी है जो राजस्थान के अंदर, वो ध्यान रखना बयाना है। और बयाना के अंदर भी अगर गांव पूछ लिया जाए तो है हुल्लनपुरा गांव। कहाँ पर है ये हुल्लनपुरा? ये है जी भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। लार्जेस्ट गोल्ड करेंसी बयाना में मिली है, हुल्लनपुरा विलेज इन भरतपुर। समझ में आ गया सबके? इसके बाद में इसको करते हैं इरेज। और कुछ स्टेट्स जो हैं मेनली, उन स्टेट्स के कुछ कॉइन्स हुआ करते थे। अपने जो यहाँ के लोकल स्टेट्स होते थे, जिनको देशी रियासतें कहा करते थे, उनके कॉइन्स होते थे। ये 10-12 कॉइन्स हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग इनको इसी हिसाब से पूछा जाता है ऑलमोस्ट कि मैच द कॉलम्स में आता है कि कौन सी जो हमारी रियासत है उसका कौन सा कॉइन हुआ करता था। इस तरीके से इसको पूछते हैं, यानी कौन से स्टेट का कौन सा कॉइन हुआ करता था। तो स्टेट को कॉइन से मैच करने का क्वेश्चन ही अधिकतर आता है जब भी कॉइन के बारे में पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये जो मार्क्स हैं इनके ऊपर निकल के आ जाता है। अगर इसके बाद में ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बोरिंग टॉपिक है, ये आपको इसके कंटेंट जो है मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये किसी कोई पढ़ाना इसको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि ऐसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो व्यूज़ नहीं मिलते, और व्यूज़ के लिए ही पढ़ाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ाने में सभी का इंटरेस्ट कम होता है। दूसरा, इनके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत है ना, ऊपर नीचे हुए बिना रहता नहीं है। तो कई बार आदमी जो है वो भूल जाता है और भूलते भूलते कहीं ट्रैक से उतर जाता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा सारा का सारा बैकअप ले करके और उस तरीके से इसको चलना पड़ता है। सबसे पहले आ गया जोधपुर। हम जो कॉइन्स पढ़ेंगे, कॉइन्स जो हैं वो लिख रखा है कि स्टेट्स के कॉइन्स कौन से थे। तो जोधपुर स्टेट, आपको पता है जोधपुर कौन सा एरिया था, है ना? तो जोधपुर के जो है शाही ये थे कॉइन्स जो हैं जोधपुर के, वो रहे भीमशाही, गजशाही और विजयशाही। भीमशाही, गजशाही और विजयशाही, ये कॉइन्स कौन से स्टेट के रहे? ये रहे हैं अपने जोधपुर के। जोधपुर के बाद में अपना स्टेट आता है बीकानेर। बीकानेर, गंगाशाही, गजशाही, आलमशाही। गंगाशाही, गजशाही और आलमशाही, ये वाले जो कॉइन्स हैं आपके, ये आते हैं बीकानेर से। मेवाड़ के मैंने बता दिए, वो जो कुंभा के टाइम वाले और कॉइन्स थे, एक तो वो थे। मेवाड़ के अंदर आपको मिल जाएगा चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयशाही। ये मेवाड़ के एरिया हैं, इनके हिसाब से है चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयशाही। और एक यहाँ पे जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था जिसको कहते थे सिक्का एलची। क्या कहते थे? सिक्का एलची। ये मुगल था। ये पूछ सकते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो इंट्रोड्यूस होने वाली मुगल करेंसी कौन सी थी? वो थी सिक्का एलची। किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी? ये अकबर के टाइम पे हुई थी। इसके बाद में 2 कॉइन्स और आ जाते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो, एक तो है ढिंगल, एक है महाराजा स्वरूप सिंह ने चलाया था स्वरूप शाही।
और ये जो है ना, इसकी परमिशन मिली थी उसको स्पेशली, और उसके बाद में उसने टकसालों के अंदर ये कॉइन्स जो है डाले थे परमिशन लेने के बाद में अंग्रेजों की। ठीक है, इसके बाद में आता है जयपुर। जयपुर का इंपॉर्टेंट कॉइन था झाड़शाही और हाली। ये जो कॉइन्स हैं ये जयपुर के इंपॉर्टेंट थे, यूनिक थे ये, और कहीं पे नहीं चल रहे थे, ये जयपुर के अंदर ही चल रहे थे। झाड़शाही और हाली चल रहे थे। एक आपके चल रहा था गदिया कॉइन, नाम ही गदिया। गदिया नाम इसका इसलिए रखा गया कि इसके ऊपर जो इमेज बनाई गई थी किसी एनिमल की इमेज थी, और उसका जो शेप एंड साइज है वो लाइक ए माउथ ऑफ डोंकी, गधे के मुंह के जैसा था, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया गदिया कॉइन्स। समझ में आया। एक आधा इसके बाद में मोहम्मद शाही। ये कॉइन्स हो गए आपके जयपुर के, झाड़शाही, हाली, गदिया और मोहम्मद शाही। इसके बाद में आ गया आपका बांसवाड़ा। अब जयपुर के बाद में जो बांसवाड़ा के अंदर अपने कॉइन थे वो थे सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। सालिम शाही, लक्ष्मण शाही, ये कॉइन्स रहे आपके बांसवाड़ा के, सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। लक्ष्मण शाही महाराज लक्ष्मण सिंह ने, तो ये इस तरह के तो पूछे नहीं जाते क्योंकि याद होता है लगभग कि बांसवाड़ा का रूलर लक्ष्मण सिंह रहा है। ये वाला है ना जो सालिम शाही, और ये इंपॉर्टेंट जो कॉइन्स हैं जैसे ये गदिया है, हाली है, ढिंगल है, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं जो किसी एम्परर या किसी किंग से रिलेटेड नहीं होते। धौलपुर का जो कॉइन था उसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, याद रह जाता है एक बार पढ़ने के बाद में, और एक है इसलिए बड़ा आसानी से याद रहता है। धौलपुर का जो कॉइन था उसका नाम था तमंचा शाही। धौलपुर में कॉइन कौन सा चलता था, तमंचा शाही। तो ये जो कॉइन सिक्के करेंसी का लफड़ा है ये हमेशा से चलता आ रहा है, आज से नहीं है। इसके बाद में आता है जैसलमेर। धौलपुर के बाद में आएगा जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर जो कॉइन चल रहा था वो चल रहा था डोडिया। कौन सा इंपॉर्टेंट कॉइन कौन सा है, डोडिया, और एक दूसरा है मोहम्मद शाही। ये तो लगभग सब जगह चली है, बहुत जगह पे चल ही रहे थे, है ना। तो ये जो कॉमन कॉइन होते हैं जो कई जगह चले हुए आते हैं, इनके बारे में ना पूछ करके ये जो स्पेशल कॉइन्स है ना कि वहाँ पे कौन सा ये सिक्का कहाँ पे चलता था, इस तरह के कॉइन्स जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। डूंगरपुर आ गया। डूंगरपुर के अंदर चित्तौड़ी और बिलाड़ी भी चलते थे, पड़ोसी है ना, चित्तौड़ी और बिलाड़ी। और एक यूनिक कॉइन चलता था इनका, वो था त्रिशूलिया, जो इंपॉर्टेंट है। अब त्रिशूलिया अगर पूछा जाए तो त्रिशूलिया डूंगरपुर में है ना, और किसी में ये आया हुआ है नहीं। एक यहाँ पे जो कॉइन है वो था सालिम शाही, सालिम शाही। ठीक है, इसके बाद में आ गया करौली। डूंगरपुर में चित्तौड़ी, भिलाड़ी, त्रिशूलिया और सालिम शाही कॉइन चलते थे। इसके बाद में आ गया करौली। करौली में सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स थे, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे और इनको कहा करते थे माणक शाही। करौली के अंदर सिल्वर और कॉपर का स्पेशल कॉइन हुआ करता था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था माणक शाही। इसके बाद में आएगा सलूम्बर। कौन सा, सलूम्बर। सलूम्बर का कॉइन था पद्मशाही। सिर्फ बताने वाली बात है, इसमें और तो कुछ है नहीं। तो ये बड़ा ऐसे बोरिंग सा टॉपिक है, मतलब बस बताते रहो कि इसका ये था, इसका ये था। इसमें ना तो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, ना इसमें स्टोरी बनती, कोई पंचवंश नहीं निकलता ना इसमें लव मैरिज वगैरह का। तो उस चक्कर में इसके जो व्यूज़ रहते हैं ना वो बड़े कम रहते हैं, है ना। तो इस चक्कर में इसको कोई पढ़ाना भी पसंद नहीं करता। उसके बाद में आता है अलवर। अलवर, अलवर के जो कॉइन थे वो हुआ करते थे अक्खे शाही। अलवर के कॉइन कौन से हुआ करते थे, अक्खे शाही। और एक अलवर के अंदर कॉइन और होता था पाव आना। क्या नाम था कॉइन का, पाव आना।
ये जो कॉइन्स हैं ये अलवर के हुआ करते थे। अलवर के अंदर अक्के शाही था और पाव आना जो है वो भी अलवर का था। इसके बाद में आ गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन है सिक्का मुबारक लंदन। प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का इंपॉर्टेंट कॉइन था सिक्का मुबारक लंदन। ये प्रतापगढ़ का इंपॉर्टेंट कॉइन रहा। कौन सा? सिक्का मुबारक लंदन। इसके बाद में यहाँ पे मुबारक शाही और शालिम शाही भी प्रतापगढ़ के अंदर चलते थे, पर इंपॉर्टेंट यही है सिक्का मुबारक लंदन। ये कहाँ का था? प्रतापगढ़ का। बूंदी, बूंदी महाराजा राम सिंह रामशाही, ये थे बूंदी के कॉइन रामशाही। कटार शाही, जिसके ऊपर एक कटार का वो बनाया हुआ था, और एक बूंदी की इंपॉर्टेंट करेंसी हुआ करती थी 11 सना। 11 सना जो है उसके ऊपर सीधा आता है बूंदी 11 सना। और ये रामशाही है, इसकी एक क्वालिटी थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था रामशाही के ऊपर लिखा हुआ था रंगेश भक्त बूंदी शह राम सिंह। नागरी के अंदर रंगेश भक्त बूंदी शह राम सिंह रामशाही के ऊपर एक था कटार शाही बूंदी का, और बूंदी का एक इंपॉर्टेंट कॉइन हुआ करता था 11 सना, जो बूंदी में ही पढ़ने को मिलता है। इसके बाद में आ गया शाहपुरा। शाहपुरा में होता है 11 संधिया। शाहपुरा का इंपॉर्टेंट जो करेंसी है वो हुआ करती थी आपकी 11 संधिया, और शाहपुरा के अंदर ही एक कॉपर का कॉइन हुआ करता था। इस चक्कर में डाल लेते हैं कई बार कि शाहपुरा में तांबे की करेंसी कौन सी चलती थी, अपने 11 संधिया याद होता है, इसी को डाल देते हैं। ये जो कॉपर वाली थी ना, इसको माधोशाही के नाम से जाना जाता था। तो जो सिल्वर करेंसी थी वो क्या थी? 11 संधिया। और शाहपुरा में जो कॉपर की करेंसी चलती थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था माधोशाही। समझ में आ गया? समझ में तो इसमें क्या आना है, रटने वाली चीजें रटनी पड़ेगी, है ना, समझने वाली तो कुछ है नहीं। सिरोही, सिरोही कहाँ पे आता था? मारवाड़ के अंदर। तो सिरोही के अंदर मारवाड़ी रुपया चलता था। मारवाड़ की करेंसी होती थी रुपया, एक तो ये चलता था, और एक सिरोही में बिलाड़ी जो है कॉइन, वो बिलाड़ी भी सिरोही के अंदर चला करता था। इसके बाद में आ गया झालावाड़। झालावाड़ में झालावाड़ में आपके एक तो था ओल्ड मदन शाही, जिसको कहा करते थे पुराना मदन शाही। एक आपके इसी में चलता था मदन शाही टका। ये दोनों करेंसी जो है नाम यही था मदन शाही टका, ये नाम हुआ करता था। एक तो ओल्ड मदन शाही, एक होता था ये अपने मदन शाही टका। इसके बाद में आ गया किशनगढ़। किशनगढ़ का कॉइन कौन सा हुआ करता था? किशनगढ़ के अंदर शाह आलमी और चांदोड़ी चलता था। कौन सा चलता था? शाह आलमी और चांदोड़ी। ये वाले जो कॉइन हैं ये कहाँ पर चलते थे? किशनगढ़ के अंदर, है ना। और ये जो चांदोड़ी है ना, ये मेवाड़ की चंदकुंवरी के नाम पे हुआ करता था। चंदकुंवरी के नाम पे होता था। और इसको काम में क्या लेते थे? इसको सिर्फ चैरिटी के काम में लिया जाता था, यानी चरितार्थ कार्य जो किए जाते थे उसके अंदर इसको काम में लेते थे। इसके बाद में एक बचता है आपका कोटा। कोटा बचता है। कोटा के अंदर एक तो गुप्ता एंड हूण के कॉइन्स भी चल रहे थे। तो गुप्ता एंड हूण, अगर हम राजस्थान की बात करें कि गुप्ता एंड हूण के सिक्के बहुतायत से कहाँ पर जो है वो चलते थे, तो ये जो गुप्ता एंड हूण कॉइन्स हैं ये कोटा के अंदर प्रचलन में काफ़ी समय तक रहे। इसके बाद में आ गया आपका मदन शाही आ गया।
मदन शाही आ गया, गुमान शाही, ये गुमान शाही ये कोटा का कॉइन हुआ करता था। लक्ष्मण शाही, लक्ष्मण शाही ये जो दो दो तीन तीन रियासतों में चलते थे ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। लेकिन ये एक इसके अंदर जो है कोटा का एक स्पेशल बिल्कुल अलग सा नाम हुआ करता था, मोहम्मद बिंद्र बख्श। ये करेंसी चलती थी मोहम्मद बिंद्र बख्श। ये कोटा के अंदर इंपॉर्टेंट करेंसी कौन सी, मोहम्मद बिंद्र बख्श। ये यूनिक है, कोटा के अंदर चल रही थी, मोहम्मद बिंद्र बख्श चल रही थी, गुमान शाही चल रहा था। मदन शाही और लक्ष्मण शाही तो बहुत जगह पे चल रहे थे, है ना। ये गुप्ता एंड हूण कॉइन्स जो है इनका प्रचलन सबसे ज्यादा कहां पर रहा, कोटा स्टेट के अंदर। तो ये था आपका एक टॉपिक कॉइन्स के, कॉइन्स के आधार पे मेन ये है कि कॉइन, ये तो देखो रट्टाफिकेशन करने वाली चीजें हैं कि कहां पर कौन सा कॉइन था, इसमें कोई समझने वाली चीज तो है नहीं। लेकिन अपने जो मेन समझने वाली चीज ये थी कि न्यूमिस्मेटिक्स होता क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स को आधार किसने बनाया, ये नामकरण किसने किए, ये चीजें अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो माइंड में अपने बैठ जाती है। गण मुद्राज, मालवा नाम जय, ये सारी की सारी जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी ये हमने पढ़ ली। अब जो कॉइन्स के बाद में हमारा अगला टॉपिक है वो आएगा ताम्रपत्र। अगला टॉपिक कौन सा आएगा, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा जो आने वाला है वो है ताम्र पत्र, कॉपर शीट। ताम्र हो गया कॉपर, पत्र हो गया शीट। था क्या एक्चुअली, देखना है क्या, इसके ऊपर क्यों हमने इनको इंपॉर्टेंट माना कि ताम्रपत्र जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट होने का। तो देखो रीजन ये है सीधा सीधा कि जो ताम्रपत्र हुआ करते थे इनके अंदर एक डोनेशंस लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, डोनेशंस। और जब डोनेशंस लिखे जाते हैं तो पता चल जाता है ना कि उनका जो है वो लैंड रेवेन्यू क्या था, लैंड रेवेन्यू क्या था, सैलरी सिस्टम क्या था, ये सारी चीजें जो है इनसे पता चल जाती है ना। एक उनका जो भी है सम्मान, ऑनर क्या होता था, क्योंकि जब भी किसी का ऑनर किया जाता था, सम्मान किया जाता था, उसको कुछ न कुछ चीजें दी जाती थी। और जब दी जाती थी एज ए सर्टिफिकेट क्या रखा जाता था, लिख करके किस पे देते थे, वो एक कॉपर शीट के ऊपर लिख करके और देते थे कि जी इस पंडित जी को ये इतने गांव हमने दे दिए हैं जागीर में। ये एक शीट पे लिखा जाता था किंग की, जो उस समय की जैसे औकात अनुसार जो मोहर जो सील हुआ करती थी वो उस पर लग जाया करती थी, खुद जाया करती थी। तो इसे जो है ताम्रपत्र एक इंपॉर्टेंट बनता है कि ताम्रपत्र से लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो उनका था, सैलरी सिस्टम और ऑनर किस तरह से किया जाता था, है ना। टाइटल्स किसको क्या क्या दिए जाते थे, जो भी टाइटल्स अगर किसी को कवि वगैरह को जो है पोएट वगैरह होते थे उनके, तो उनको अगर टाइटल्स देते थे वो ताम्रपत्र पे लिख करके उनको दिए जाते थे कि आज की तारीख में इसको ये टाइटल हम देने जा रहे हैं। तो इस तरीके से उसके ऊपर लिखा जाता था। इस चक्कर में ये जो कॉपर शीट है, ताम्रपत्र है, वो इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको ताम्रपत्र, इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र कौन कौन से थे। अब ये जो बोरिंग टॉपिक है इसके बाद में सिविलाइजेशन आएगा। तो ये तो देखो 10-12 क्लास ऐसी चलनी है। इसके बाद में जब अपने राजवंश शुरू हो जाएंगे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसने किसके साथ लव मैरिज की, किसने किसको उठाया, और स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी उसी में है ना। सो वी विल स्टडी ऑल द फैक्ट्स अबाउट डायनास्टीज। इससे पहले ये जो आप देख लो कॉपर शीट जो है ताम्रपत्र, इसको हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, 8-10 है, 20-22 मिनट की क्लास होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही किसी भी सब्जेक्ट की से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।